बच्चे, as you all know, my name is CA Astha Mongia and I will be taking up paper 4 of CA Intermediate Group 2. सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। काफी बच्चे इसको शॉर्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग भी बोल देते हैं, बट एक्चुअली इट इज पूरा नाम इसका क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट इज फेयरली अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। हाँ, थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, उसको चॉइस में छोड़ने का चांस रहता है, बट हमारे पास ये भी चांस है कि 100 मार्क्स ऑफ द पेपर हम पूरा पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके आए, राइट? तो आपका ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑल्सो। ठीक ना? जैसा सर ने बताया कि आपने ग्रुप 1 नहीं किया, ग्रुप 2 कर रहे हो, उसका कोई लेना देना नहीं है सब्जेक्ट से। ये सब्जेक्ट सभी के लिए बिल्कुल फ्रेश सब्जेक्ट है। डजेंट मैटर यहाँ पर मेरे सामने बच्चा जनवरी 27 का बैठा है या मई 27 का बैठा है, सबके लिए इस टाइम पर क्लियर स्लेट है। ये सब्जेक्ट इससे पहले किसी ने सीए इंटर में पढ़ाई नहीं होता थी, सीए कोर्स में नहीं है। बीकॉम वाली बात अलग है, मैं बीकॉम को काउंट ही नहीं करती, करी ना करी एक बराबर है। अल्टीमेटली ये सब्जेक्ट सभी के लिए फ्रेश सब्जेक्ट है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट सब्जेक्ट इज। देखो, कभी भी आप एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, हमेशा ये सोचना चाहिए कि पढ़ क्यों रहे हैं, राइट? हमेशा व्हाई दिस सब्जेक्ट एग्जिस्ट। अब आप ये देखो कि आपके पास एक बारी के लिए कॉस्ट वर्ड हटा दो जी, मैनेजमेंट वर्ड हटा दो, आपके सामने नाम क्या है? अकाउंटिंग। ना, अकाउंटिंग इज समथिंग जो कि क्लास 11 से पढ़ रहे हो। क्या कोई बच्चा मुझे अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझा सकता है? हाँ जी। Include 7 steps of identification, आइडेंटिफिकेशन, recording, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग classifying वगैरह वगैरह। मुझे भी डेफिनेशन पूरी नहीं आती, बट आप देखो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एक आइटम्स है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जिनकी आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड देन समराइजिंग एंड देन प्रेजेंटिंग दी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू दी स्टेक होल्डर्स। यही काइंड ऑफ करते थे क्लास 11 से, यही करते आ रहे हैं। अब नाउ एक बार के लिए चलो मैनेजमेंट वर्ड भी आप हटा दो, मैनेजमेंट वर्ड आप सिंपली बोलो अकाउंटिंग के साथ वर्ड जुड़ चुका है कॉस्ट। कॉस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो खर्चा। सो खर्चों की आइडेंटिफिकेशन, खर्चों की क्लासिफिकेशन, खर्चों की रिकॉर्डिंग, खर्चों को समराइज करके पेश करना। बट बात ऐसी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी तो खर्चे ही तो लिख रहे थे। क्या आप P&L में वहां पर वेजेस लिख रहे थे? बताना तो। वेजेस भी तो खर्चा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो ये सब कर रहे थे, बाकी के खर्चे वट नॉट, रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, सब कुछ लिख रहे थे वहां पर। फिर आफ्टर ऑल ये नया सब्जेक्ट पैदा क्यों हो गया? एक बारी के लिए समझते। बचपन में थ्योरी टॉपिक था क्लास 11th का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस। किताब में लिखी होती थी, जो भी किताब आपने फॉलो की होगी उसमें लिखी होती थी। वो लिमिटेशंस में वन ऑफ द लिमिटेशन वाज दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम का क्या मतलब? ट्रांजैक्शन हो गई, उसको रिकॉर्ड करके पेश कर दिया जी आगे, बट क्या फ्यूचर का फोरकास्ट, क्या आपने सुना है फोरकास्टेड P&L, फोरकास्टेड बैलेंस शीट बनते हुए? फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फोरकास्टेड बैलेंस शीट कहाँ? यस भी मेरे को सुनने को मिल रहा है, पहली बार सुना है यस। कहाँ है? कहाँ सुना है? हमेशा बैलेंस शीट की हेडिंग में बैलेंस शीट एज ऑन ईयर एंडेड, पास्ट टेंस, है ना? तो फ्यूचर की प्लानिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग इतनी ज्यादा करवा नहीं पाती थी। इट वाज जस्ट अ पोस्टमार्टम ऑफ द ट्रांजैक्शंस दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। ठीक। अच्छा मुझे बताओ, ये आपका ट्रेडिंग P&L है, ट्रेडिंग P&L में ये वेजेस पहुंचती कैसे हैं? व्हाट इज दैट प्रोसेस? जी पहले तो वेजेस को लेकर जर्नल एंट्री पास करोगे, वेजेस टू कैश, फिर वो ट्रायल बैलेंस में जाएगी, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगी। ये तो घूमना फिरना हो गया। बट जो हमने जर्नल एंट्री पास करी थी 2 लाख से, वही 2 लाख की अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में आ गई। ये 2 लाख कैलकुलेट कैसे हुआ वो नहीं बताते थे। इस 2 लाख में कितने वर्कर के बोनस हैं, कितने इंसेंटिव्स हैं, वो बोनस इंसेंटिव्स कैलकुलेट कैसे हो रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो काम कभी आपको सिखा ही नहीं पाई। यहाँ पर हम सीखेंगे, पूरा सीखेंगे कि खर्चा हमारे पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में पहुंच रहा है तो कैसे पहुंच रहा है, व्हाट इज दैट कहानी, हाउ दैट खर्चा इज कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट प्लेस। वो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाएगी, बिल्कुल डिटेल में चली जाएगी। ऐसे ही हमारे पास वेजेस से पहले एक मटेरियल कॉस्ट भी आती है जी। मटेरियल कॉस्ट, हाउ इज इट कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट प्लेस, वो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें सिखानी है, राइट? अच्छा, अब मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन ना 4 प्रोडक्ट्स में डील करती है, ABC। इसका P&L कैसे बनने वाला है जी? P&L में यहां पर जो सेल्स आएंगी ना, वो बेटा सेल्स आएंगी कंबाइंड, खर्चे भी यहां पर कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज हाउ एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड। ठीक है,
या प्रोडक्ट छोड़ो, अगर अलग अलग ब्रांचेस भी ऑपरेट हो रही है तो अल्टीमेटली एक ही कॉर्पोरेट एंटिटी है, उसको तो P&L तो एक ही बनना है. बट व्हाट इफ amongst the four products या amongst the different branches some of them are unprofitable, उनको डिसकंटिन्यू करना चाहिए. वो आप P&L की शक्ल देखकर फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि P&L तो हमारा इकट्ठे बेसिस पे बन रहा है. इट इज कॉस्ट अकाउंटिंग जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट या इंडिविजुअल ब्रांच की डिटेल में जाएगी, उनकी इंडिविजुअल प्रॉफिटेबिलिटीज कैलकुलेट करवाएगी. रैदर प्रॉफिटेबिलिटी पास्ट वाली क्या फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी पे भी चली जाएगी, तो वो फैसले दिलवाएगी. This is where the name management accounting comes in. See, cost accounting पता है क्या होगा? हिसाब किताब रखना, इंडिविजुअल वाला रिकॉर्ड्स रखना, बट उन रिकॉर्ड्स के बेसिस पर डिसीजन लेना, जो वो टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेगी. अच्छा, आगे से प्रोडक्ट बी नहीं बनाते हैं, या प्रोडक्ट बी की जगह एक नया प्रोडक्ट ई इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वो डिसीजन लेना, वो उन रिकॉर्ड्स के बेसिस पर, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग. So cost accounting is just keeping those bifurcated records, detailed records, but management accounting is taking the decision on the basis of those records. ओके होगी जी, ये चीज ओके होगी. सभी बच्चे कॉपी खोलेंगे और ना एक बार के लिए पेपर पैटर्न नोट करेंगे, एग्जामिनेशन आता कैसे है. हाँ जी, हेडिंग डालिए प्लीज. पेपर 4, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. हाँ जी, आपको पता ही होगा हर सब्जेक्ट में 30 मार्क्स का तो MCQ आता है जी. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में देयर विल बी 2 केस सिनारियोस, 2 केस सिनारियोस जिसमें 5 क्वेश्चंस ईच इनटू 2 मार्क्स ईच. बट ऐसे 2 केस सिनारियो हैं. एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चन. ईच का क्या मतलब है? एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चन, दूसरी केस स्टडी में भी 5 क्वेश्चन. तो ये कंटेंट तो कितना हो गया जी? 20 नंबर का. एंड देयर विल बी 5 इंडिविजुअल MCQs, अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग MCQs, 2 मार्क्स ईच. ठीक, बताओ जी, 30 मार्क्स पूरे हो गए आपके. 2 केस स्टडी आएगी 10-10 नंबर की, और 5 इंडिविजुअल MCQ 2-2 नंबर के. आपका 30 मार्क्स का तो हो गया MCQ. ओके. नाउ 70 मार्क्स का आपका आएगा डिस्क्रिप्टिव. 70 मार्क्स का आपका आएगा डिस्क्रिप्टिव. हाँ जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपल्सरी. 5 + 5 + 4, 3 इंडिविजुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. कितने मार्क्स हो गए? 14. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं. एनी 4 आउट ऑफ 5 टू बी अटेम्प्टेड. क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी 14 मार्क्स, और बाकी के सारे भी 14 मार्क्स के ही हैं ईच. और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चन होता है. 5 + 5 + 4, 3 थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं. और ये सभी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल रहेंगे. 14 मार्क्स के कोई भी कॉम्बिनेशन बना दो बेटा. 10 + 4, और कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है? 9 + 5, 8 + 6, 7 + 7. हो सकता है 3 सब पार्ट आ जाए, 3 सब पार्ट भी आ सकते हैं. अल्टीमेटली अलग अलग चैप्टर से सब पार्ट आते हैं, बट एक टोटल क्वेश्चन 14 मार्क्स का ही. ठीक है जी.
सो कंपल्सरी क्वेश्चन के बाद हमारे पास 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6। इन 5 में से कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो जिस स्टूडेंट को सब्जेक्ट अच्छे से आता है वो ऑब्वियसली लास्ट वाला थ्योरी छोड़ देते हैं चॉइस में, तो उनके पास फिर चारों न्यूमेरिकल बन गए। और न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना मतलब थोड़ा सा ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है हमारे लिए। रादर आपको पता होनी चाहिए ये बात, दिस सब्जेक्ट हैज अ पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या एक्चुअल में भी हो चुका है, ऑफ गेटिंग 90+ मार्क्स। अभी सर ने गौतम गोयल का नाम लिया था, 420 ट्राई सिटी रैंक 1 इन May 26, 93 मार्क्स इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। हमने यहाँ पर 98 मार्क्स को देखे। रादर एक एक वेरीफाइड चीज नहीं है, इसलिए हम कभी अपने पास सोशल मीडिया वगैरह पे क्लेम नहीं कर पाते हैं। बट टेकिंग अ लुक एट ऑल ओवर इंडस्ट्री इन चंडीगढ़ ऑल्सो, यहां से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट हाईएस्ट मार्क्स निकल रहे हैं। सर ने आपके सामने नाम लिया होगा प्रणव गौर का, इन जनवरी 25 हाईएस्ट मार्क्स मतलब 90+ मार्क्स है। तो बिकॉज सम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स क्लेम कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं, हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स वी नो कि हमारे पास उससे भी ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स है, बट वी डू नॉट बिलीव इन एडवर्टीजमेंट फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट। यहाँ पर हम अंडर वन रूफ ऑल 6 ऑफर करते हैं। सो इट्स नेवर अबाउट, आप कभी भी नहीं देखेंगे कि एक इंडिविजुअल क्लेम अकाउंटिंग का बन रहा है या एक इंडिविजुअल क्लेम टैक्सेशन का या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बन रहा है। इट इज नेवर गोइंग टू हैपन लाइक दैट। बट इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अनऑफिशियल सोर्सेज से इतना पता कर सकते हैं कि यहाँ से हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं। एंड अगेन इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। सर ने भी आपको बोला, मैं भी सेम एक ओपिनियन रखती हूँ कि एक टीचर का क्रेडिट कभी भी नहीं हो सकता बच्चे की सक्सेस में, नेवर। अगर टीचर एक बच्चे की सक्सेस में क्रेडिट लेने लग गया तो बच्चे का फेलियर में भी उसको क्रेडिट लेना पड़ेगा। इतना बड़ा भार एक टीचर झेल ही नहीं पाएगा कि बच्चा फेल हो गया तो टीचर की वजह से फेल हो गया, वो पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, बच्चे का पास होना उसकी अपनी मेहनत अपनी किस्मत, बच्चे का फेल होना उसकी अपनी मेहनत अपनी किस्मत। हम तो सिर्फ यहाँ पर गाइडेंस के लिए खड़े हैं। हम सिर्फ आपको जो गलतियां हैं उसको ठीक करवाने के लिए खड़े हैं, आपको रास्ता दिखाने के लिए, और कभी कभी कभार पुश करने के लिए खड़े हैं कि चलो कुछ बच्चे होते हैं कि उनको थोड़ी सी मोटिवेशन देनी पड़ती है, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। और हमारे पास तो यहाँ पर पुश करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है आपके टेस्ट साइन करना। जिस दिन टेस्ट नाम का डंडा दिख जाता है बच्चे को, अपने आप ही घर जाकर पढ़ना शुरू कर देंगे कि भाई टेस्ट आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, टेस्ट आ रहा है। सो दिस इज व्हाट वी बिलीव इन, दिस इज व्हाट एक्चुअली हम जिसका क्रेडिट लेंगे कि हम यहाँ पर टेस्ट लेते हैं, बस उस चीज का क्रेडिट है, बाकी कोई और क्रेडिट नहीं। राइट है जी। तो आपको पता चल गया फेयरली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू ओपन योर बुक्स एंड ओपन द इंडेक्स। बेटा एक बार मैं भी आपके सामने इंडेक्स रख देती हूँ, इंडेक्स ऑफ द सब्जेक्ट। एक सेकेंड देना बस। कहाँ है इंडेक्स? सॉरी, हाँ जी, ऐसा ही कुछ इंडेक्स है आपके सामने। वी हैव टोटल 15 चैप्टर्स। पहले वाला तो इंट्रोडक्शन है, थियोरेटिकल है, इसकी भी बारी आएगी। अब बॉक्स में है मतलब ये वॉल्यूम 1 के चैप्टर्स हैं, आपको वॉल्यूम 2 भी मिलेगी लेटर ऑन, उसमें ये रिमेनिंग चैप्टर्स आ जाएंगे। ठीक है जी। जस्ट लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वन ऑफ द मेन स्टेटमेंट्स ही कह लो, वन ऑफ द क्या, P&L, ट्रेडिंग P&L, उसके बाद बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना लिया करते हो। ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में वन ऑफ द मेन स्टेटमेंट, नॉट दी ओनली ओनली थिंग, वन ऑफ द मेन स्टेटमेंट इज कॉल्ड कॉस्ट शीट। ठीक है, इधर भी सारे खर्चे इकट्ठे करके रख देते हैं, हम 1-2 दिन में सीखेंगे कॉस्ट शीट क्या होती है। बट पॉइंट इज, कॉस्ट शीट में बेटा सबसे पहली आइटम जाती है मटेरियल, उसके बाद दूसरी आइटम जाती है वेजेस, उसके बाद खर्चे भी चले जाते हैं। तो थिंग इज दैट बीकॉम से जो बच्चे आ रहे हैं उन्होंने तो सबसे पहले बीकॉम में इस सब्जेक्ट में कॉस्ट शीट पढ़ा होता है। मेरी अप्रोच उल्टी है, मैं सबसे पहले आज आपको स्टार्ट करवाऊंगी चैप्टर नंबर 3, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सेकेंड आइटम इन दी कॉस्ट शीट होती है, लेबर। ठीक है, फर्स्ट आइटम इन दी कॉस्ट शीट होती है मटेरियल, उसके बाद आगे ओवरहेड जुड़ने चढ़ जाते हैं। आपको नहीं सोचना ओवरहेड्स क्या है, मैं सिर्फ इतना बता रही हूं, जब हम ये 3 चैप्टर डिटेल में पढ़ लेंगे ना, हमको कॉस्ट शीट उसके बाद जाकर पढ़नी होगी। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड्स की एक्सटेंशन है। तो मेनली मेरे पास 3 टॉपिक है स्टार्टिंग के, लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड्स। जब हम ये 3 चैप्टर डिटेल में पढ़ लेंगे उसके बाद हमारे पास कॉस्ट शीट की बारी आएगी। इन 3 चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ने का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज पता करना आखिर कॉस्ट शीट में वो वैल्यू जा रही है कि कैसे जा रही है। ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन थी, उसने जर्नल एंट्री आपको पास करवा दी, वेजेस पेड 2 लाख। अब वो 2 लाख कैलकुलेट कैसे हो रही है वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताएगी, वो हम सीखेंगे।
ऐसे ही मटेरियल परचेस्ड फ्रॉम सप्लायर होता था जी, आप एंट्री क्या पास करते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, मटेरियल परचेस्ड फ्रॉम सप्लायर, परचेजेस टू कैश, या उधारी पे लिया तो क्रेडिटर। ठीक है भाई, हमने कैसे फैसला ले लिया 1 लाख किलो रॉ मटेरियल आएगा, 1 लाख केजी आएगा, पूरे साल का एक साथ क्यों क्यों नहीं आ सकता था, थोड़ा थोड़ा करके क्यों लाते हो, ये सारी बातें मटेरियल चैप्टर में होंगी। सो इवेंचुअली हम इन चैप्टर को इतना डिटेल में पढ़ लेते हैं कि हमको उसके बाद कॉस्ट शीट अपने आप में बड़ी क्लियर हो जाती है। बाय द वे, जो भी बच्चे बीकॉम रूट से आ रहे हैं, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज बीकॉम की कॉस्ट शीट विद द इंटर की कॉस्ट शीट, फॉर्मेट अलग अलग है, कहानी अलग अलग। ठीक, इन 3 चैप्टर को डिटेल में पढ़ने का एक ऑब्जेक्टिव तो क्या कि कॉस्ट शीट में कोई वैल्यू जा रही है तो कैसे जा रही है। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कह लीजिए, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। पहले तो मुझे बताओ, वर्ड कंट्रोल और वर्ड रिडक्शन में फर्क क्या है? सिंपल लैंग्वेज में एक बार के लिए वर्ड कॉस्ट हटा दो, मैं इतना अपने लिए बोलूं, वेट कंट्रोल एंड वेट रिडक्शन। मैं बोलूँ यार कि मैं ना बहुत ज्यादा मोटी चल रही हूँ और मुझे अपना वेट कंट्रोल करना, कंट्रोल करने का क्या मतलब है, लेटर से माई करंट वेट इज 60, 60 नहीं है बेटा, मैं वैसे बोल रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, करंट वेट इज 60। ठीक है, तो मैं बोलूंगी यार आई हैव टू कंट्रोल माई वेट, तो मैं क्या बोलूंगी कि 60 से ऊपर नहीं रहना चाहिए, 60 तक ही रहे। ठीक है, एंड वेट रिडक्शन का क्या मतलब है, कुछ ऐसे एफर्ट करो जिससे एक्चुअली 60 से नीचे आ जाए। उसके लिए मुझे वर्कआउट करना पड़ सकता है, जो भी करना पड़ सकता है, डाइट फॉलो करनी पड़ सकती है, वट एवर इट इज। सो दो वर्ड्स हैं, कंट्रोल एंड रिडक्शन। कंट्रोल मतलब कॉस्ट कंट्रोल, मतलब कीपिंग कॉस्ट विद इन सर्टेन लिमिट्स, एंड रिडक्शन मतलब एक्चुअली कॉस्ट को रिड्यूस करवाना, देखना कि कहाँ पर खर्चे आप अपने बचा सकते हो। तो जब हम इन चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, हम ये वाला ऑब्जेक्टिव भी सीख जाएंगे कि हम अपनी वेजेस को, कहीं वेजेस हम फालतू तो नहीं पे कर रहे, वर्कर हमारा खाली बैठा है, या कहीं ना कहीं हम मटेरियल ज्यादा तो नहीं परचेज करें, परचेज करके स्टोर में पड़ा पड़ा सड़ जाता है, गल जाता है, ज्यादा तो नहीं हो रहा ये। तो अल्टीमेटली ये खर्चे बचाने वाला काम भी ये चैप्टर हमें बता देगा। ठीक है जी, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3, लेबर कॉस्ट। लेबर को हम एम्प्लॉय कॉस्ट भी बोल देते हैं। सो जस्ट लाइक आई सेड, इस चैप्टर को पढ़ने के दो ऑब्जेक्टिव्स, आखिर कॉस्ट शीट में वैल्यू जाती है लेबर कॉस्ट की तो कैसे जाती है, एंड सेकंड पॉइंट, लेबर कॉस्ट को कैसे कंट्रोल एंड रिड्यूस किया जा सकता है। हाँ, बगल में वर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है, ये बेयरली 5-10 मिनट की डिस्कशन होती है, इसको साइड कर दो, मेरे लिए मेनली चैप्टर चलेगा लेबर। ठीक है ना, लेबर में भी मैं, जरूरी नहीं है पहले टॉपिक से शुरू करूंगी, मेरे लिए टॉपिक टू बी स्टार्टेड फॉर टुडे इज गोइंग टू बी ऑन पेज नंबर 3.7, कंट्रोल ओवर लेबर टर्नओवर। पेज नंबर 3.7 इन योर बुक्स, कंट्रोल ओवर लेबर टर्नओवर। हाँ जी बच्चे यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके फैमिली मेंबर्स गवर्नमेंट जॉब में होंगे? थोड़े से ही हैं। लिखिता कौन है? दोनों, दोनों, और किसने हैंड रेज किया था? इधर इधर, आप कौन है? गवर्नमेंट टीचर है, अच्छा। जितने भी लोगों के घर में हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये बताना, जब नौकरी लग गई थी तो लग गई, छोड़ने का विचार कब है? रिटायरमेंट? नहीं, उससे पहले स्विच करना नहीं है, नहीं करनी, सरकारी नौकरी है भाई, मिल गई तो चिपक के बैठेंगे। क्यों भाई? अच्छा, बाकी जॉब सिक्योरिटी है, अच्छा। कितने लोग हैं जो कि प्रॉपर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज वाली फैमिली वाली, नो, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज है जी, है जी, है जी, आप भी। ठीक है जी, तो चित्रांश कौन है? फादर। कब छोड़नी है नौकरी, या स्विच चेंज कब करनी है? जब अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, तो कभी भी आ सकती है, वो तो ज्वाइन करने के 2 साल बाद भी जिसको मिल जाए, आज की डेट में तो यही सर्कल है जी, 2 साल बाद के बाद हर कोई सोचता है स्विच कर लेते हैं, स्विच कर लेते हैं, आफ्टर ऑल ऐसा क्यों? Experience होता था, private taxi में। सैलरी अच्छी मिलेगी, दैट इज ऑल्सो ट्रू, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो मतलब फर्क नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट जॉब्स में आना जाना नहीं है, एक बार किसी को मिल गई लेके ऐसे बैठ जाते हैं कि वैकेंसी पे रखेंगे नहीं, किसी और को चांस देना, रिटायरमेंट पे ही छोड़ेंगे। और प्राइवेट नौकरी में क्या है,
आना जाना चलता रहे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट समथिंग मेरा एक्चुअली रियल एक्सपीरियंस है। देखिए, मैंने कभी कोई जॉब नहीं की है, मैंने आर्टिकलशिप ही करी है। एंड माई आर्टिकलशिप वॉज इन पीडब्ल्यूसी, इट वॉज वन ऑफ द बिग फोर्स, नाम सुना होगा। पीडब्ल्यूसी गुड़गांव में मेरी आर्टिकलशिप रही है। एंड आई विल जस्ट लेट यू नो कि मेरा हायरिंग प्रोसेस क्या जी। मुझे नहीं पता आज की डेट में बिग फोर्स में हायरिंग प्रोसेस क्या रहता है। हमारे टाइम पर रिगरस तो देखो था। पहले हुआ था जी हमारा रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट, एमसीक्यू टाइप। ठीक है। उसके बाद हुई थी जी ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद इंटरव्यू के 3 राउंड्स हुए थे। जूनियर एचआर का पहला राउंड, जूनियर एचआर मेरे जितनी हुई वो, ठीक है, वो मेरे से बात करने आ गई। फिर उसके बाद टेक्निकल राउंड। सो माई फील्ड ऑफ आर्टिकलशिप वॉज ट्रांसफर प्राइसिंग बेटा जी। ट्रांसफर प्राइसिंग पता है क्या है? इनकम टैक्स में एक छोटा सा सेक्शन है, फिलहाल आप जो जनवरी 27 वाले बच्चे हैं, आपको तो सीए इंटर में भी नहीं है ये। ठीक है, सेक्शन नंबर 92 समथिंग है। सीए फाइनल में, आप जब तक सीए फाइनल में पहुंचोगे सेक्शन नंबर ही चेंज हो जाएगा मे बी। बट ट्रांसफर प्राइसिंग इनकम टैक्स का इतना छोटा सा हिस्सा है। कंटेंट में तो वो बिल्कुल एक सेक्शन होगा, राइट। बट उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इतनी ज्यादा लार्ज थी कि बिग फोर्स ने सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट करे हुए हैं। तो उन्होंने इनकम टैक्स के विद इन भी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स अलग कर रखा है, इंडिविजुअल का इनकम टैक्स अलग, ट्रांसफर प्राइसिंग अलग। तो एक्चुअली इनकम टैक्स ऑफिसर्स में भी ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर्स भी अलग अलग होते हैं, गवर्नमेंट वाले। ठीक। अच्छा जी। तो उस डिपार्टमेंट में मेरी हायरिंग हुई थी। नाउ बीइंग अ सीए इंटर क्वालिफाइड कैंडिडेट, जिसने एज अ सेक्शन भी नहीं पढ़ा, तो क्या ही टेक्निकल राउंड होगा। टेक्निकल राउंड के नाम पर एक फॉर्मेलिटी थी। बस आए और थोड़ा बहुत पूछा और उसके बाद चले गए। ऑब्वियसली ट्रांसफर प्राइसिंग की तो नॉलेज हमें एक्सपेक्टेड थी, राइट। फिर उसके बाद एक सेकेंड, आई नीड अ फेवर बेटा। लास्ट में कौन बच्चा बैठे है उधर? हाँ जी। उस रूम में जाइए, टेबल पर ना एक अडेप्टर पड़ा है HDMI to C वाला, एक इतना बड़ा होगा, वो लेकर आ जाओ प्लीज, थैंक यू। एंड उस एंड व्हेन आई वाज हायर्ड, तो एक HR राउंड 3 भी हुआ था। वो सीनियर HR आके बात करके गई, बिकॉज सिंस आई बिलोंग टू पंचकुला। तो वैसे पूछ के गई कि अच्छा आप फिर रह पाओगे, बिकॉज एवरीवन इज कंसर्न्ड कि बच्चा आए और 1-2 महीने में होम सिक होके रोने ना लग जाए, फिर भाग जाए, पता चले यहाँ से। तो अल्टीमेटली दे वर थोड़ा सा ट्राइंग टू जज कि ये टिकने वाली लड़की है या नहीं है। तो मैंने उनको बता दिया कि मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, आई हैव लिव्ड इन कैंपस फॉर 3 इयर्स, तो मुझे बाहर रहने की आदत है। एंड आई वॉज हायर्ड। मैं इतना भी बोल दूं, चाहे मेरा रैंक था, तब भी रैंक के बेसिस पे नहीं थी सिलेक्शन। मैं इतना भी बोल दूं, थोड़ी सी रेफरेंस तब भी लगी थी। एंड दिस इज टूडेज रियलिटी ऑल्सो। आज की डेट में भी बिग फोर में अगर आर्टिकल्स ले रहे हैं, इफ यू हैव अ रेफरेंस, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, तो चांस ज्यादा बन जाता है। बट वैसे मैं ये नहीं कहूंगी कि बिना रेफरेंस की नहीं होगी, इट डिपेंड्स अपॉन दी वैकेंसीज दे है। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑलराइट, एक सेकेंड दीजिए प्लीज। ऑलराइट। हाँ जी। सो जब मेरा ये इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा था, उसके बाद सिलेक्ट हो गई, तो हमें बोला कि डे 1 पर फॉर PWC की ओरिएंटेशन, वहां पर गुड़गांव में एंटर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे ना देयर इज अ साइबर हब। ठीक है, जो बच्चे गुड़गांव गए होंगे, अदरवाइज उस टाइम पर उसको नाम साइबर सिटी बोला जाता था। ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, ऊंचे ऊंचे टावर है। तो एक बिल्डिंग है जी 8B नाम से, उसमें भी 7th फ्लोर एंड 8th फ्लोर PWC के पास था। हमें उस दिन वहां बुलाया गया। और पहले दिन जो नॉर्मल ओरिएंटेशन के टाइम पर जो चलता है, व्हाट इज PWC, व्हेन वाज इट फाउंडेड, हु वर इट्स फाउंडर्स, आज की डेट में इंटरनेशनली कहाँ कहाँ फैली हुई है, इसका विजन क्या है, इसका मिशन क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो उन्होंने हमें पकाया पूरा दिन। और उसके बाद शाम को उन्होंने हमारे स्टाइपेंड के लिए बैंक अकाउंट खुलवा दी। ऑब्वियसली स्टाइपेंड बड़ा कम होता था उस टाइम पर, 6,000। आज की डेट में नॉर्मल फर्म से खैर फिर भी ज्यादा ही है, बट 6,000 उस हिसाब से। जी, मैंने बाहर रहना है, पीजी वगैरह के खर्चे, मेरे खर्चे पूरे नहीं थे, और वो भी बैंक अकाउंट खुलवा रहे थे उसके लिए। तो चलो ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। आई कार्ड वगैरह के लिए फोटो फोटो ले ली, सब कुछ हो गया। कहते हैं कि देखो यहाँ पे बैठता है ऑडिट डिपार्टमेंट, जो हमारा टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, वो बिल्डिंग नंबर 10C, उसको हम राउंड बिल्डिंग बोलते थे, गोल सी थी वो। उसका भी 17th एंड 18th फ्लोर PWC का ही है। तो आपने 18th फ्लोर पर अपनी टीम को रिपोर्ट करना है ऑन डे 2। सो ऑन डे 2 आई वॉज इंट्रोड्यूस टू माई टीम। ठीक है, मुझे मेरा वर्क डेस्क दिखाया गया कि यहाँ पर आके से बैठना है, ये आपके टीम मेंबर्स है।
और फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे करके टीम में थोड़ा थोड़ा काम, अब शुरू में तो काम इतना ज्यादा क्या है ना, बेसिक एक्सेल फाइल पर थोड़ा थोड़ा, एक्सेल फाइल वाला काम एक दिन में कम करती थी, प्रिंटिंग एंड टाइपिंग ये सारे काम थोड़े ज्यादा हो जाते थे, प्रिंटिंग स्कैनिंग वगैरह ये आर्टिकल की जिंदगी में करना पड़ता है। आप सभी भी इस फेज से गुजरेंगे ही गुजरेंगे। कभी कभी तो डस्टिंग करवा लेते थे शुरू में, नहीं जब टिक गई थी ना, उसके बाद शुरू में करते तो शायद मैं भागी जाती, घर की डस्टिंग कभी करी नहीं है, वहां की करवा रहे हैं तो, बट ठीक है, दिस इज ठीक है, नॉर्मल है यार। अब मैं बोलूं कि यहाँ पे खड़े होके हम नहीं यहाँ की डस्टिंग कर रहे होते, कई बार अपना काम समझ के हम भी करते हैं, अपना काम ही है ये तो, बट ठीक है, इट्स फाइन, होता है। एनीवे, फिर अभी ना ट्रांसफर प्राइसिंग की इतनी नॉलेज आनी शुरू नहीं हुई थी, लगभग एक ही महीना हुआ था, पता ही नहीं ट्रांसफर प्राइसिंग है। अब सीनियर लोग सीजन टाइम पे बिजी होते हैं तो उनको नहीं इतना एफर्ट लेते सिखाने का, चलो थोड़ा बहुत काम करवा लिया। एक महीने बाद ईमेल आता है कि जितने भी गुड़गांव एरिया में पीडब्ल्यूसी के न्यू रिक्रूट्स है, चाहे वो आर्टिकल है, चाहे वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे वो पार्टनर लेवल के लोग हैं, अल्टीमेटली ना सारे इकट्ठे हुए। होटल का नाम मुझे आज भी याद है, गुड़गांव में था रिजेंटा, यहाँ पे जीरकपुर में भी रिजेंटा है कहीं पे, ठीक है, यहाँ पर इकट्ठे हो और एक दिन का वहां पर भी ओरिएंटेशन सेशन है जी। उसमें बता रहे हैं कि वही चीजें रिपीट हो रही है, व्हाट इज पीडब्ल्यूसी ऑल अबाउट। मेन आइडिया वाज कि थोड़ी फन एक्टिविटीज करवा दी, सो दैट एक डिपार्टमेंट के लोग दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ थोड़ा सा जेलअप हो सके, है ना, ये ना हो कि व्हेन आई एम एक्चुअली गोइंग टू द कैफेटेरिया, आई एम ओनली सपोज टू हैव लंच विद ओनली ट्रांसफर प्राइसिंग पीपल जो मेरे आसपास बैठ रहे हैं। मुझे पता होना चाहिए, थोड़ा सा मिक्सिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, तो ये दिस वाज द ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, उसके बाद तकरीबन काम करते करते 6 महीने हो गए हैं, मेरी ज्वाइनिंग आई थिंक सो मई में थी, और सितंबर में एक ईमेल आता है कि पैन इंडिया जितने भी ट्रांसफर प्राइसिंग रिक्रूट्स हैं, चाहे वो मुंबई है, गुड़गांव है, कोलकाता है, चेन्नई है, जितने भी ओनली ट्रांसफर प्राइसिंग रिक्रूट्स हैं, वो चेन्नई में इकट्ठे हो, ट्रांसफर प्राइसिंग ट्रेनिंग है, ट्रांसफर प्राइसिंग की ट्रेनिंग है, ठीक है। अब देखो, जो तो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अबव, चाहे एसोसिएट है, चाहे मैनेजर है, चाहे पार्टनर है, 6 महीने क्या, वो तो 2 महीने में सीख जाते हैं व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। उनको अब सीखने की जरूरत नहीं थी, पर चलो ट्रेनिंग है जी, हमको 6 महीने में भी नहीं आई थी। बट ऑल एक्सपेंसेस टू बी पेड बाय द फर्म, रहना, फ्लाइट का आना जाना सब कुछ उनका था। हमें तो वेकेशन दिख रही थी, हमें कोई ट्रेनिंग दिख ही नहीं रही थी। हम जी गए, रादर वापसी की फ्लाइट होनी थी फ्राइडे की रात की। हमने रिक्वेस्ट कर दिया टीम को, जो हमारी लॉजिस्टिक्स टीम थी, यार तुमने टिकट तो बुक करानी है, तुम फ्राइडे नाइट की ना करा के संडे नाइट की करा लो, होटल के खर्चे 2 दिन के हाल तो हम दे देंगे। और उसमें भी क्या हो गया कि 6 लोग इन 1 रूम, जब तक कंपनी पे कर रही थी तब 2 पीपल इन 1 रूम, सैटरडे संडे में हमने कुछ रूम छोड़ दिए, खाली कर दिए, एंड 6 पीपल इन 1 रूम। ऐसे रहे, चेन्नई घूमे फिरे आसपास, आई थिंक सो महाबलीपुरम वगैरह है, घूम फिर के आ गए। और जब सेशन भी चल रहे थे वो 4 दिन, ट्यूसडे टू फ्राइडे, वो फर्स्ट हाफ अटेंड करते थे, लंच करके निकल लेते थे, बंक। तो कोई बात नहीं, अब किसी ने कुछ हमें सुनाया नहीं, वापस आके भी हम डरते डरते गए थे कि पता चल गया इन्होंने बंक किया या कुछ है। किसी ने कुछ नहीं सुनाया, सबको पता था बच्चे हैं, इनसे कोई एक्सपेक्टेशन वैसी ही नहीं है, तो छोड़ दो। ठीक है, ग्लैमर दिख रहा है, अच्छा है ना, मजा आ रहा है ना। उसके बाद जी ट्रांसफर प्राइसिंग का आता है जो सीजन टाइम होता है, जो डेडलाइन होती है, दैट इज November 30। तो जब हम सितंबर से वापस आए, समवेयर इन स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो गया कि जहाँ छुट्टी हो जाया करती थी शाम के 4:30 बजे, धीरे धीरे हिंट मिलने शुरू हो गए, अब 4:30 बजे वाली कैब नहीं, तुम 6 बजे वाली कैब पकड़ोगे। ओके जी, अक्टूबर में ये भी हो गया, चलो मैं तो बाहर रहने वाली थी, मुझे घर जाके क्या करना, कुछ भी नहीं, मेरे लिए तो ओके है 6 बजे तक रुकना। फिर धीरे धीरे वो 6 का 8 होता गया, और बिल्कुल पीक सीजन के टाइम पर जब डेडलाइन बिल्कुल सर पर है, फिर तो कोई अंत ही नहीं था इस चीज का। रात के 12 1 2 कोई अंत नहीं है, सैटरडे संडे वर्किंग है। बीच में दिवाली आई, व्हेन आई वाज ऑन माय वे बैक होम, कैब में बैठी हूँ, गाड़ी में बैठी हूँ, लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, एंड दिस इज द रियलिटी, वो आज की डेट की भी रियलिटी है। ठीक है, करना पड़ता है, एवरी आर्टिकल गोस थ्रू दिस प्रोसेस, जहां पर सीजन टाइम आएगा तो बैंड तो बजती है। ठीक, एक सीजन निकाल लिया, दूसरे सीजन भी निकाल लिया, समवेयर व्हेन आई वाज अबाउट टू स्टार्ट विद थर्ड ईयर ऑफ माय आर्टिकलशिप, हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए। और वो हेल्थ इश्यूज इतने गंदे थे कि जब एक बाहर रहता हुआ एक बच्चा है और वो बीमार पड़ जाता है, एंड जब आसपास ये भी कि रूममेट्स वगैरह सारे अपने ऑफिस में जा चुके हैं, एंड कोई पानी का गिलास देने को भी अवेलेबल नहीं है, तो जाकर मोराल टूटता है। दिस इज द केस विद एनीवन, आप अपने घर में भी हो बट घर में आसपास कोई नहीं हो एंड यू आर सिक, तब भी यही होता है, राइट। तो वो एक दिन हिम्मत जोड़ी, 2 दिन हिम्मत जोड़ी, बीच में थोड़ा गिर विर गई तो थोड़ी टिश्यू इंजरी भी हो गई थी, तो मैं चल भी नहीं पा रही थी।
एंड तब तक लाइफ में पता चल गया था कि आई फाउंड माई ट्रू कॉलिंग, दैट इज माई टीचिंग। तो मुझे पता चल गया था कि सीए बन के भी पढ़ाना ही है मैंने बच्चों को। तो जब मुझे एक्चुअली ये रियलाइजेशन आने लगी, मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर इतना काम करके खप क्यों रही, पागल क्यों हो रही हूँ, जब मुझे लॉन्ग रन में ये काम करना ही नहीं है। देन आई टुक अ डिसीजन टू क्विट पीडब्ल्यूसी एंड कम बैक होम। तो मल्टीपल रीजन इकट्ठे हो गए, वो भी डिसीजन लेते लेते मुझे 6 महीने लगे, बाय द वे कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं था। सोचने में, यहाँ पर फर्म्स ढूंढने में, सभी लोगों से बात करने में पूरा ये 6 महीने लग गए। तब तक थर्ड ईयर ऑफ माई आर्टिकलशिप शुरू हो चुका था। बट ठीक है, माई टीम मेंबर्स वर सो नाइस, मेनली माई प्रिंसिपल, वही मेरे टीम के मैनेजर थे, ही वाज सो नाइस। मुझे उनके वर्ड्स आज भी याद हैं। He said, Astha, as your manager, I don't want to let you go because you have been working so nice. You are an asset to our team. But as a human being, I am letting you go. Because he could see कि मेरी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। एंड देन उसके बाद मैंने अपना ट्रांसफर फॉर्मेलिटीज विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया शुरू की। एंड ऑन द लास्ट डे मुझे जाना था वापस से यही 7th and 8th फ्लोर पर। ठीक है। और मुझे अपना कहीं ना कहीं अपना लैपटॉप जो मिला हुआ था एंटीक पीस, वो वापस करना था उनको। हाँ, ऐसे ही मिलते भारी भरकम सा लैपटॉप, इतना वजन मेरा नहीं होगा जितना उसका था। ठीक है, तो फिर वो वापस करना था, और बाकी सारी डिटेल्स वगैरह, आई कार्ड वगैरह वापस, एक्सेस कार्ड वगैरह वापस। तो मैं, और ये भी बताना होता है कि अच्छा, आपके लैपटॉप में जितनी भी डिटेल्स है उसका बैकअप क्रिएट करके किसको देंगे, टीम मेंबर को, मतलब जो भी आपके लैपटॉप में डेटा है, वो फिर कल को एक्सेस करना हो, किसी को बाद में चाहिए हो तो वो बैकअप किसको आप देकर जा रहे हो, टीम मेंबर का नाम बता दो। तो मैं बिल्कुल सामने देख रही थी कि वही मुझे ओरिएंटेशन वाला एक छोटा सा वो कॉन्फ्रेंस रूम दिख रहा था, और मुझे दिख रहा था कि नए बकरे आए हुए हैं इनके पास, तो चल रहा है जी। तो बेसिकली ये होगा, और बाय द वे मैं छोड़ के गई तो मेरी जगह एक नया आर्टिकल वॉज ऑलरेडी देयर, क्योंकि जब मैंने बात की कि मैंने छोड़ना है तो इतना ही एक आर्टिकल का हायरिंग वाला टाइम चल रहा था, नया आर्टिकल आ चुका था मेरी जगह, राइट। तो पॉइंट इज, मैं बाद में सोच रही थी कि अरे नया आर्टिकल आएगा, जैसे हमारी ओरिएंटेशन के लिए बुलाया था रिजेंटा आसपास के होटल में, अच्छा होटल था, अच्छा खाना पीना दे दिया था। ऐसे ही हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी वो चेन्नई में हुई थी, हो सकता है इस वाले बैच को कोलकाता ले जाए, मुंबई ले जाए, जहां भी ले जाए, ये तो हर साल की बात होगी। ठीक है। तो आप ये देखो कि पीडब्ल्यूसी ने मुझे स्टाइपेंड तो दिया, स्टाइपेंड के अलावा मेरे लिए कितने खर्चे कर दिए उन्होंने। मेरा चेन्नई आना जाना, मुझे अच्छी जगह खिला पिला दिया, ऑब्वियसली ट्रेनिंग में खर्चा लगता है, रिक्रूटमेंट में खर्चा लगता है। इतना बड़ा तो उनका एचआर डिपार्टमेंट ही था। अब एचआर डिपार्टमेंट सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन में 50-60 लोगों का है, सिर्फ और सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट। किस बात का भाई, लोगों का आना जाना ही नहीं खत्म होता। ये तो एक आर्टिकल है, बाय द वे आर्टिकल तो बड़ा कम छोड़ते हैं, किसी को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कोई नहीं छोड़ता। बट मैं वैसी बात कर रही हूँ, प्रॉपर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय पीडब्ल्यूसी से उठकर केपीएमजी में चला जाएगा, कोई ईवाई से उठकर पीडब्ल्यूसी में आ रहा है, या आना जाना वहां पे चला हुआ है। And this is not with just big fours. It is the case with any other corporate entity, right? ये आना जाना जो चला रहता है। बेटा, जो ये आने जाने वाली बात है ना, यही है आपका कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर टर्न ओवर। ठीक। एक बार के लिए सभी बच्चे मेरे साथ साथ लेबर टर्नओवर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इट इज द रेट ऑफ चेंज in composition of labor force during a specified period. It is the rate of change in composition of labor force during a specified period. For example, if a company has a labor force of let us say 1,000 people, तो 1,000 में से हमारा चेंज का वो रेट कितना है, let us say there is a 6% change or there is a 7% change। ठीक है। इफ दिस परसेंटेज इज हायर, इसका क्या मतलब है कि जी लेट अस से दिस परसेंटेज इज 20%। इसकी क्या मतलब हो सकता है कि 1,000 में से 200 लोग जो हैं वो नए लोग भी हो सकते। हायर लेबर टर्नओवर एम्प्लॉइज इम्प्लाइज कि मेरे पास नए लोग ज्यादा हैं, अनट्रेन्ड अनस्किल्ड नौसिखिए लोग ज्यादा हैं। अल्टीमेटली इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न टू द ऑर्गेनाइजेशन। जी, मेरी वर्कफोर्स में अगर नए लोग ज्यादा हैं, पुराने सीखे सिखाए लोग जाते जा रहे हैं, वाई इज इट अ मैटर ऑफ कंसर्न टू द ऑर्गेनाइजेशन, बताओ जी। उनके फिर नए लोग आए, फिर उनको ट्रेन करवाओ। अच्छा, रिक्रूटमेंट के लिए बात ऐसी है कि इतना आना जाना चला हुआ है तो एचआर ज्यादा रखने पड़ेंगे, वो खर्चा है जी। ठीक। अच्छा, फिर नए लोग आएंगे, एक तो पहली बात धीरे धीरे काम करेंगे, जहां पुराना बंदा 1 घंटे में 10 यूनिट बना सकता था, ये नया बंदा 1 घंटे में बेरली शुरू शुरू में मे भी 6 यूनिट ही बना पाए, काम करने की स्पीड स्लो हो गई। और जो 6 यूनिट बना रहे हैं हो सकता है उसमें से भी कुछ डिफेक्टिव निकल आए, गलत काम कर दे, हो सकता है जी, नए लोग हैं, अलाउड है गलतियां करना, राइट।
तो अल्टीमेटली एक ऑर्गेनाइजेशन का जब लेबर टर्नओवर रेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए इट इज डेफिनेटली अ मैटर ऑफ कंसर्न. नाउ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर टर्नओवर देयर आर टू कॉस्ट्स एसोसिएटेड. एक कॉस्ट का नाम है प्रिवेंटिव कॉस्ट और एक कॉस्ट का नाम है रिप्लेसमेंट कॉस्ट. प्रिवेंटिव कॉस्ट मतलब, ध्यान से सुनिएगा, लेबर टर्नओवर ज्यादा ना होने पाए, मतलब जो हमारे पुराने सीखे सिखाए लोग हैं वो छोड़कर ना जाएं. लेबर टर्नओवर को प्रिवेंट कर दो, मतलब लोगों को रोक के रखो. मतलब लोगों को रोक के रखना, सरकार कैसे रोक के रखती है अपने एम्प्लॉयज को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को? जी, अच्छे बेनिफिट्स उनको दे दो, अच्छे बेनिफिट्स दे दो. ठीक है, अच्छा कुछ बेनिफिट्स होते हैं मॉनेटरी बेसिस पर, कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होते हैं जी. लेट अस से हेल्थ कैंप लगवा दो, इनका पिकनिक वगैरह थोड़ी ज्यादा कर दो जिससे लोग खुश रहें. ठीक है, अल्टीमेटली लोग ज्यादा छोड़कर ना जाएं उसके लिए जो भी खर्चा कर सकते हैं वो तो अलग अलग है कि कोई कोई कंपनी कोई खर्चा करेगी, कोई कंपनी कोई खर्चा करेगी. वो सब आ जाएगा हमारे पास प्रिवेंटिव कॉस्ट. एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट का क्या मतलब है? अगर लेबर टर्नओवर हो गई, मतलब लोग छोड़कर चले गए, तो वैकेंसी क्रिएट हो गई. उस वैकेंसी को फिल भी करना है, तो जो फिल करने आ रहा है उसको नाम क्या दे देंगे? रिप्लेसमेंट. तो मतलब नए इंसान को ट्रेन करने का खर्चा, उसका रिक्रूटमेंट का खर्चा, ये सब हमारे पास क्या आ जाएगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट. तो बोला गया इन दी फर्स्ट प्लेस, अगर आपने प्रिवेंटिव कॉस्ट अच्छी खासी इनकर की हुई है, मतलब आपके पास लेबर टर्नओवर ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी. क्योंकि लेबर टर्नओवर कम होगी इसलिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कम होगी. जब पुराने लोग बने हुए हैं हमारे साथ, रिप्लेसमेंट कोई आ ही नहीं रहा, तो किसको ट्रेन करोगे? सारे पुराने बैठे हैं, राइट? बट अगर आपने कंजूसी कर दी प्रिवेंटिव कॉस्ट में, तो लेबर टर्नओवर हो जाएगी ज्यादा, हेंस रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी हो जाएगी ज्यादा. ठीक है, ऑब्वियसली एक खर्चा कम करोगे दूसरा तो इनकर करना पड़ेगा. बट इट्स नॉट अबाउट कि कोई सा भी ऑप्शन दोनों में सेलेक्ट कर लो. इट इज ऑलवेज बेटर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू कीप देयर लेबर टर्नओवर लो. ठीक है, सो दैट क्वालिटी ऑफ आउटपुट कैन बी मेंटेन्ड, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट बन सके, वो सीखे सिखाए लोग ही, ये ट्रेन लोग ही ये काम कर सके. ठीक. अब जो मैं ये बोल रही हूँ ना कि लेबर टर्नओवर 7% हो गया, 8% हो गया, ये क्या से कैलकुलेट करते हैं 7% और 8%? अल्टीमेटली दैट इज द मेन टॉपिक, जिसका टॉपिक का नाम है बेटा मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर. ये टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी बस यहीं पर वेरी जनरल रीड, कुछ याद नहीं करना, सिर्फ समझना है. अ वेरी जनरल रीड ऑफ दिस होल टॉपिक यहां तक पढ़ लीजिए एक बार अपनी अपनी बुक से. और अगर किसी को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज लेट मी. रेट ऑफ चेंज इन लेबर फोर्सेस. तो अभी हम वो शॉर्टली रेट ऑफ चेंज निकालना सीखें. हाँ जी, एक लास्ट लाइन लिखी है, टू बैलेंस दीज कॉस्ट कंपनी मस्ट वर्क आउट एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ लेबर टर्नओवर. देखिए, कुछ ना कुछ लेबर टर्नओवर तो होगी ना. इवन गवर्नमेंट जॉब्स में भी कभी ना कभी तो लोग रिटायर होते हैं, उनकी पोस्ट भी तो खाली होगी, नए लोग आएंगे, तो थोड़ा सा एक मिनिमम रेट ऑफ लेबर टर्नओवर तो उधर भी होगा. तो हर जगह तो होगा ही. इट इज अप टू एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बी इट गवर्नमेंट बी इट प्राइवेट, कि लेटेस्ट से उन्होंने टॉलरेबल रेंज अप टू 3% रखी हुई है. ठीक है, बट एक्चुअल 3% से ज्यादा हो गई, 7% हो गई, तो उनके लिए सोचने वाली बात है. बट अगर एक्चुअल सिर्फ 2% है और इनके लिए टॉलरेबल क्या थी? 3. अगर एक्चुअल 2 है तो क्या क्या टेंशन, राइट? तो ये 3%, ये 2%, हाउ दीज परसेंटेजेस आर कैलकुलेटेड, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. शुड वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक बेटा? मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर. इसमें हमारे पास ये परसेंटेज कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मेथड, सेपरेशन मेथड.
लेबर टर्नओवर रेट एज पर सेपरेशन मेथड में पहले डिनोमिनेटर को नोटिस करना, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल ड्यूरिंग द पीरियड। एंड हाउ डू यू कैलकुलेट एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, ये भी लिखा है, वर्कर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड प्लस वर्कर्स इन द एंड ऑफ द पीरियड, एवरेज लिख दिया। मेरे पास शुरुआत में 100 एम्प्लॉइज थे, एंड तक जाते जाते 150 हो गए, तो मेरे पास एवरेज 125 एम्प्लॉइज थे। उन एवरेज 125 एम्प्लॉइज में नंबर ऑफ सेपरेशंस कितनी हुई है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सेपरेशन, हिंदी में इसको ट्रांसलेट करो, हमसे अलग हो गए, जुदा हो गए, कारण कुछ भी हो, हमने बाहर कर दिया, हमने उनको फायर कर दिया, वो खुद रिजाइन करके गए हैं, या भगवान ना करे भगवान के पास ही चले गए, या वट एवर द रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, बस हमारी कंपनी का अब वो हिस्सा नहीं है। सेपरेशन कारण कोई भी हो जी, तो वो हो गया जी हमारे पास नंबर ऑफ सेपरेशन। सो लेट अस से हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ वर्कर है जी 125, ठीक, और हमारे पास जो लोग हैं वो है जी 10। तो मुझे जो भी आंसर आ रहा है आपका परसेंटेज में, वट एवर योर आंसर, दैट इज लेबर टर्नओवर रेट एज पर सेपरेशन मेथड, वट एवर योर आंसर इज। ठीक है जी, ओके। नाउ जितने भी मेथड्स हैं बच्चे, सब मेथड में डिनोमिनेटर में यही आने वाला है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोड। सब मेथड में डिनोमिनेटर सेम रहने वाला है। हर मेथड में मेथड के नाम पर डिपेंड करता है, न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा। अगर मैं अगले मेथड की बात करूं, रिप्लेसमेंट मेथड। नाउ रिप्लेसमेंट मेथड में न्यूमरेटर में आ रहा है जी नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स। रिप्लेसमेंट्स का मतलब क्या, देखो जी, कुछ लोग छोड़कर गए, जगह खाली हो गई, उस जगह को जो फिल इन करने आए वो उनको हम रिप्लेसमेंट बोल देते हैं, जो किसी की जगह लेने आ रहे हैं। जरूरी नहीं होता ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड जितनी सेपरेशन है उतनी ही रिप्लेसमेंट है, जरूरी नहीं होता जी। मान लो ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर मुझे 10 लोग छोड़कर गए, मैंने 10 में से अभी 6 की सीट फिल की है, तो सेपरेशन कितनी हो गई 10, बट रिप्लेसमेंट मेरे पास ड्यूरिंग द पीरियड कितनी आई है 6। कई बार ऐसा भी होता है कि सेपरेशन पिछले क्वार्टर में हो गई थी, उसकी रिप्लेसमेंट अब आ रही है, तो ये भी नहीं है कि अच्छा रिप्लेसमेंट हमेशा सेपरेशन से कम होनी चाहिए। हो सकता है पिछले क्वार्टर की सेपरेशन, वो तो पिछले क्वार्टर के टर्नओवर रेट में आ गई, वो इस बार ही उसकी जगह फिल इन हो रही है, तो रिप्लेसमेंट तो इस क्वार्टर में काउंट हो जाएगी। तो दिस नंबर कैन ऑल्सो बी 14 ऑल्सो। पॉसिबल है जी कि हमने कुछ कुछ पिछले क्वार्टर की सेपरेशन भी अभी रीफिल करी है। सो ये दो नंबर आपस में मैच नहीं करेंगे कभी भी, या कभी एक रेयर चांस हो गया तो मैच करेंगे, अदरवाइज कभी ना सोचें कि सेपरेशन और रिप्लेसमेंट बराबर होते हैं। ठीक होगी जी, रिप्लेसमेंट का मतलब क्लियर सभी को, और सेपरेशन का मतलब क्लियर सभी को। अभी के लिए हम फ्लक्स मेथड नहीं कर रहे हैं, अगले पेज पर जाएं और हमारे पास बेटा जी है न्यू रिक्रूटमेंट मेथड। न्यू रिक्रूटमेंट मेथड, इसमें न्यूमरेटर में ही आ जाएगा नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट्स। एंड नाउ व्हाट डू वी मीन बाय न्यू रिक्रूटमेंट्स जी, ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपैंडिंग, लेट अस से इट इज ओपनिंग अनदर ब्रांच, और वो न्यू ब्रांच के लिए न्यू पोस्ट, बिल्कुल न्यू पोस्ट क्रिएट हो गई, वो न्यू पोस्ट के लिए भी तो बंदे हायर करने पड़ेंगे जी। तो जो वो बंदे हायर हो रहे हैं फॉर अ न्यूली एंड अ फ्रेशली क्रिएटेड पोस्ट, उसको हम बोल देंगे न्यू रिक्रूटमेंट्स। न्यू रिक्रूटमेंट्स होना कभी भी बुरी बात नहीं मानी जाती, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपैंडिंग, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ गुड थिंग। इसकी वजह से जो लेबर टर्नओवर आ रहा है, हाँ एक लेबर टर्नओवर रेट निकाल तो रहे हो, बट डू नॉट टेक इट इन अ नेगेटिव सेंस। एक ये लाइन लिखी भी गई है कि वैसे आज सच इसका लेबर टर्नओवर के कोर कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। कोर कॉन्सेप्ट टॉक्स अबाउट आना जाना, कि पुराने लोग कितने चले गए, नए लोग कितने आ रहे हैं, उनको सिखाना पड़ेगा, इसको वैसे कोर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है। बट जो लेबर टर्नओवर की बेसिक डेफिनेशन है पिछले पेज पर, पढ़ना जरा उसकी डेफिनेशन दोबारा से, इट इज द rate again of change in the composition of workforce, because I have recruited new workers for new post, मेरी वर्कफोर्स बढ़ जाती है, उस वर्कफोर्स में चेंजेस तो आ गए ना न्यू रिक्रूटमेंट की वजह से, इसलिए टेक्निकली वो डेफिनेशन की वजह से हम ये मेथड अलग से रख रहे हैं। बट ये मेथड एक्चुअली लेबर टर्नओवर के कोर कॉन्सेप्ट से इतना ज्यादा लिंक नहीं है, हाँ करना पड़ता है डिस्कस। नाउ एक वर्ड जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, एक नया वर्ड है कि देखो जी, हायरिंग ना दो तरीके की हो गई। एक तो हो गई ओल्ड पोस्ट को रीफिल करने के लिए, उसको हमने टेक्निकल नाम अभी अभी क्या दिया जी, रिप्लेसमेंट। हायरिंग इन लोगों की भी होती है, हायरिंग जो न्यू पोस्ट के लिए लोग आ रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, न्यू रिक्रूटमेंट। हायरिंग इन लोगों की भी होती है,
अल्टीमेटली एचआर को ये बंदे भी बुलाने हैं, ये बंदे भी बुलाने हैं, ट्रेनिंग इन बंदों की भी होगी, ट्रेनिंग इन बंदों की भी होगी। तो देर इज अ वर्ड कॉल्ड एक्सेशन। बेटा सब लिखा हुआ है बुक में, समझने वाली बात है सिर्फ। वर्ड कॉल्ड एक्सेशन। एक्सेशन को बेटा हम टोटल रिक्रूटमेंट भी बोल देते हैं। टोटल रिक्रूटमेंट। हायरिंग उन लोगों की भी होनी है जो किसी की जगह लेने आ रहे हैं। किसी की जगह लेने आना मतलब रिप्लेसमेंट। हायरिंग उन लोगों की भी होगी जो बिल्कुल ही फ्रेशली क्रिएटेड पोस्ट के लिए आ रही हैं, न्यू पोस्ट के लिए आ रहे हैं, किसी की जगह लेने नहीं आ रहे, जगह ही नहीं बनाई है। तो वो क्या हो गया जी? न्यू रिक्रूटमेंट। अल्टीमेटली रिप्लेसमेंट और न्यू रिक्रूटमेंट को मिलाकर एक नाम दे दिया गया एक्सेशन। ये बात आपकी बुक में लिखी हुई है, सब बेटा आपकी बुक में लिखा हुआ है। बाय द वे मई 27 वाले बच्चों को पता होना चाहिए कि बेटा जो आपकी ये बुक्स डिजाइंड है ना, ये बुक्स इस कदर डिजाइंड है कि आपका सारा कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूला या तो प्री प्रिंटेड है, सब कुछ सामने है। अगर प्रिंटेड नहीं है तो जगह छोड़ी हुई है उसको अपने हाथ से लिखने की। बट इवेंचुअली आपके सारे कॉन्सेप्ट आपकी किताबों में हैं। आपकी कॉपी बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए बनेगी। सो दैट कल को आपको क्विकली सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। कॉपी में अपने झांकने के ढूंढने नहीं है कि पहली कॉपी में 3 ही कॉपीज तो बन जाती होती हैं आपकी। कहीं झांकने की जरूरत नहीं है, किताब में सारा चैप्टर वाइज है, चैप्टर के पेजेस पलट। ठीक। कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां जो लिखने की जरूरत पड़ेगी मैं खुद आपको बताने वाली होंगी। आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ लिखना है लिख लो। देखो मैंने तो लिखा हुआ है, एक्सेशन मींस टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड, मतलब टोटल रिक्रूटमेंट, रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट। गॉट इट? एंड हेंस हमारे पास बन गया जी एक्सेशन मेथड। इसमें क्या है, न्यूमरेटर में आ जाएगा नंबर ऑफ एक्सेशन, डिनोमिनेटर में तो वही चल रहा है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आप ही के सामने एक एग्जाम्पल रखना चाह रही हूँ। जी हमारे यहाँ पर आपको पता है कि स्टाफ में प्रीति मैम है, ठीक है, एंड वी आर एक्चुअली लुकिंग टू हायर वन पर्सन अलोंग विद हर। में अभी वी आर इन द हायरिंग प्रोसेस, वी आर लुकिंग एट द कैंडिडेट्स। पता नहीं कौन हायर होता है, चलो एक बार के लिए मैं कहती हूँ जो भी हायर हो रहा है उसका नाम रख देते हैं आलिया। ठीक है, ठीक है, ओके जी। अब एक और ये भी बात है कि और एक्सपैंड करेंगे तो हो सकता है आलिया के साथ साथ हमें कैटरीना भी रखनी पड़े। पॉसिबल है, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी नाम रखूं यार। ठीक है, चलो। बट हुआ क्या कि जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं, ये दोनों नए बंदे तो रख ही लिए, ये जो पुरानी प्रीति मैम है इनको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी, इनकी जगह हमने रिद्धि कर लिया है। मेरी मर्जी। बताओ जी, इफ आई आस्क यू, पूरी कहानी में ध्यान से सुनना। एग्जिस्टिंग काम के बेसिस पर अभी तक हमारे पास ओनली एंड ओनली प्रीति मैम थे। ड्यू टू एक्सपेंशन हमने 2 नए बंदे हायर करे हैं, एंड एक और बंदा हायर हुआ है ऋतिक, क्योंकि प्रीति मैम चले गए थे। ठीक है, इफ आई आस्क यू नंबर ऑफ सेपरेशन कितनी होगी बेटा जी? 1। नाम बताना। 80। इफ आई आस्क यू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितनी होगी? नाम बताना। तो ठीक है, इफ आई आस्क यू न्यू रिक्रूटमेंट कितनी होगी? 2 बेटा, 2 न्यू। न्यू रिक्रूटमेंट मतलब फॉर अ न्यू पोस्ट, प्योरली किसी की जगह नहीं आ रहे, नई नई पोस्ट के लिए आ रहे हैं। कौन कौन हो गई? आलिया और कैटरीन। इफ आई आस्क यू एक्सेशन कितनी हो गई? एक्सेशन में चाहे वो किसी की जगह लेने आ रहे थे, चाहे नई जगह के लिए। गॉट इट? क्लियर है सभी को यहां तक? ऑल राइट। नाउ एक हमारे पास है जी जो बीच में रह गया था, फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड इज ऑल अबाउट मिक्सिंग ऑफ द थिंग्स। आपने जो भी अभी चीजें पढ़ी है ना, काइंड ऑफ उनको मिक्स कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखना जरा न्यूमरेटर क्या क्या कह रहा है। नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट। एंड बाय द वे हमें पता है कि नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट में नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट जोड़ दो तो नाम क्या बन गया? एक्सेशन। को और करके लिखा है तो कोई नया फॉर्मूला थोड़ी ना, वही बात ही तो है, वही बात ही तो है, राइट? हाँ, इट मे लीड टू सम डबल काउंटिंग ऑल्सो। कई बार ऐसा होता है कि मैंने आपको जैसे बोला कि लेटर से नंबर ऑफ सेपरेशन 6 है, 6 लोग चले गए, उनमें से 6 की हमने जगह भर दी, 10 में से, सॉरी 10 चले गए, 10 में से 6 की जगह भर दी। तो कहीं ना कहीं वो 6 की तो डबल काउंटिंग हो सकती है। बट ये मेथड क्या है ना, अल्टीमेटली जितने भी मेथड्स हम कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट अ कंपैरिजन। इफ माय टॉलरेबल रेट इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू फ्लक्स मेथड, मान लो मेरा टॉलरेबल या
एक्सेप्टेबल रेट अप टू 3% है। अगर ये फ्लक्स मेथड से है तो मेरी एक्चुअल कैलकुलेशन भी फ्लक्स से है। या आई हैव टू मेक कंपैरिजन विद द इंडस्ट्री, विद द अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। बाकी की फर्म्स इन द इंडस्ट्री अगर फ्लक्स मेथड यूज कर रही है तो मैं भी फ्लक्स मेथड यूज कर लूंगी। या मेरा पिछले साल का, मुझे ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करना है, पिछले साल लेबर टर्नओवर रेट क्या था, इस साल क्या हो गया। पिछले साल अगर फ्लक्स मेथड था तो इस साल भी फ्लक्स मेथड है। तो भले ही डबल काउंटिंग है बट अपने आप में ये मेथड एग्जिस्ट करता है इन दी कॉन्सेप्ट। ठीक होगी जी बात। कितने मेथड्स आ गए बेटा हमारे सामने, गिन के बताना। 5 मेथड्स हमारे सामने आ चुके हैं। इन 5 मेथड्स के बाद अब इनके लिए ना सिर्फ एक छोटी सी चीज ही पढ़ना, छोटू सा नोट है, देखो आपके सामने क्या है। नंबर ऑफ वर्कर्स इन दी बिगिनिंग में ऐड कर दो जो आए। आए मतलब एक्सेशन, चाहे वो किसी की जगह लेने आए, चाहे वो न्यू पोस्ट के लिए आए, अल्टीमेटली दोनों ही चीजें एक्सेशन में कवर हो गई। माइनस कर दो जो चले गए, मतलब सेपरेशन। तो बच क्या गया, नंबर ऑफ वर्कर्स इन दी एंड। बड़ी ऑब्वियस बात है, कई बार ये ऑब्वियस बात भी बच्चों को स्ट्राइक नहीं करती तो हमने लिख दिया बना के नोट, क्या ही हो गया। ठीक। नाउ जी आइए हम अपने प्रॉपर रजिस्टर का, इस चैप्टर का श्री गणेश करें। रजिस्टर ओपन नहीं है, नहीं ओपन है तो ओपन कर लो बेटा। चैप्टर की हेडिंग डालना सुंदर सुंदर, मेरी राइटिंग जैसी नहीं बिल्कुल भी। चैप्टर 3 लेबर। ठीक। अच्छा, यूजली इन न्यूमेरिकल क्लासेस व्हाट आई प्रेफर इज कि हर चैप्टर के नोट्स के साथ आप लेक्चर की रेफरेंस जरूर दें। तो आज आपका लेक्चर नंबर 1 बन गया, सो दैट आप कल को कोई क्वेश्चन करते करते, मान लो सेल्फ प्रैक्टिस करते करते अटक गई, ठीक है, और आपको क्लास वर्क के सोल्यूशन से भी समझ नहीं आ रहा, तो होता क्या, आपको पता है कि अनलिमिटेड बैकअप ऑफ द रिकॉर्डेड क्लासेस है। आपको ये नहीं ढूंढना पड़ेगा अच्छा अच्छा लेबर चैप्टर की चौथी क्लास खोलनी है या छठी क्लास खोलनी है। आपके पास अपने नोट्स में लेक्चर नंबर की रेफरेंसिंग है, पता चल जाएगा अच्छा लेक्चर नंबर 4 की क्लास खोलो। राइट, तो हमेशा हर क्लास में अगर मैं भी भूल जाऊं, ये आपका फर्ज रहेगा मुझे याद दिलाना, मैम लेक्चर नंबर बता दो क्या है आज। ठीक। ओके जी। अब क्वेश्चन कौन सा करना है, ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन 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 बेटा जी क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना जरा मेरे साथ साथ। From the following information, calculate labor turnover rate, number of worker as on 1st January 2013 7600 दे दिया, नंबर ऑफ वर्कर्स एज ऑन 31 दिसंबर साल के एंड में 8400 दे दिया। ड्यूरिंग द ईयर 80 वर्कर्स लेफ्ट while 320 वर्कर्स वर डिस्चार्ज। अब फुल स्टॉप लगा दो यहां पर, एक फुल स्टॉप, डिस्चार्ज वर्ड के बाद एक फुल स्टॉप लगा दो। तो ये सेंटेंस क्या कह रहे हैं जी, 80 लोग खुद से चले गए, 320 को हमने निकाल दिया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, 1200 वर्कर्स वर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर एंड ऑफ दीज 300 वर्कर्स वर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिट एंड रेस्ट वर रिक्रूटेड इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेंशन प्लान। जी 1200 वर्कर को हायर करा था, इस 1200 में 300 वर्कर को हायर किया ड्यू टू एग्जिट्स। एग्जिट्स मतलब लोग चले गए थे, उसकी वजह से 300 लोग बुलाए गए, तो ये 300 बेटा क्या बन गया, रिप्लेसमेंट। और जो बाकी बच गए 1200 में से 300 तो रिप्लेसमेंट हो गई, बाकी कितना बचा 900, 900, 900 बट रिक्रूटेड ड्यू टू एक्सपेंशन मतलब न्यू रिक्रूटमेंट। क्लियर हो गया जी। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, दोबारा से पढ़ो, कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट। अगर क्वेश्चन ने मेथड का नाम नहीं बताया तो आप तो बोलोगे एज पर कॉन्सेप्ट कितने मेथड एग्जिस्ट करते हैं, 5, हम पांचों का आंसर दें। ठीक, स्टार्ट करें जी क्वेश्चन। ओके, फॉर्मूला लगाने की कोई जल्दी नहीं है, आप चुपचाप पहले तो लिखो जी एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, क्वेश्चन नंबर 11, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स इन बिगिनिंग प्लस वर्कर्स एट द एंड डिवाइडेड बाय 2। बताना तो वर्कर्स इन बिगिनिंग कितने हैं जी, और वर्कर्स एट द एंड, तो हमारे पास एवरेज वर्कर कितने आ गए 1000। अब जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है वो भी प्यार से लिखो, आराम से लिखो। नंबर ऑफ सेपरेशंस, नंबर ऑफ सेपरेशंस, हाँ जी, नंबर ऑफ सेपरेशंस में 80 प्लस
320 टोटल 400। ठीक हो गया जी। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 300। नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट, नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट में 1200 माइनस 300 900। और नंबर ऑफ एक्सेशन, एक्सेशन नाम का मीनिंग दोबारा से बताना। टोटल रिक्रूटमेंट, टोटल रिक्रूटमेंट मतलब न्यू रिक्रूटमेंट एज वेल एज रिप्लेसमेंट, वो क्वेश्चन नहीं बताया था 1200। ठीक है जी। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन सामने आ गई। अब तो एक एक करके लेबर टर्नओवर रेट निकालो एज पर डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर रेट, कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर रेट। ये हो गया जी हमारे पास। मान लो सबसे पहले सेपरेशन मेथड, तो अब आप बुक से रेफर कर सकते हैं सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला। सिंपली नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 100। नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 100। हाँ जी, नंबर ऑफ सेपरेशन बेटा कितनी थी? 400। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 8000। आंसर कितना आ गया? 5%। इंटू 100 कर रहे हैं तो परसेंटेज की टर्म्स में आएगा। ओके, मैंने आपको एक मेथड करके बता दिया, बाकी चार आप खुद से ट्राई करेंगे प्लीज। बाकी चार का आंसर खुद से निकालेंगे, एक साथ ही चारों डिस्कस करें। हाँ जी, बाकी सभी मेथड्स के मैंने सॉल्यूशन तो प्रॉपरली नहीं लिखा, मेन आंसर लिख दिया, फाइनल आंसर लिख दिया, स्क्रीन से मैच कर सकते हैं। किसी के पास अगर कोई आंसर नहीं मैच करा तो प्लीज बताना जरूर है। आंसर मैच कर रहे हैं जिसके पास भी हो गया? ठीक है, लेट्स वेट फॉर अदर्स टू कंप्लीट, टेक योर ओन टाइम, जल्दी किसी बात की नहीं है। चित्रांश, हो गया आपके पास क्वेश्चन? कैन यू डू मी अ फेवर, यहाँ पे अपने आप को इंक्लूड करके हेड काउंट ले सकते हो क्विकली? चाहे खड़े होके ले लो।
कितने हो गए इस लाइन में? 17। यहाँ पे अच्छा, इन दोनों का मिला के 36। 57। 57। एक सेकेंड, आई थिंक सो। चरणजीत, आपके पास पहले से बुक थी? और सलोनी, आपके पास पहले से बुक थी ना? फिर ठीक है। हाँ जी, आंसर आगे सभी के पास? ठीक है जी, ठीक है। बच्चे, प्रॉपर फॉर्मूला लिखना है हर क्वेश्चन में। फॉर्मूला कभी भी स्किप नहीं करना, भले ही आपको फॉर्मूला आता है। इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूला हैज टू बी रिटन डाउन। अपने क्लास नोट्स को जितना साफ सुथरा बना सकते हो उतना बना लो। प्लीज डू नॉट टेक एनी इंस्पिरेशन फ्रॉम मी। मेरी राइटिंग बचपन से माशाल्लाह ऐसी ही है। फिर इतना मैं बोलूं, ऑन अ पेन एंड अ पेपर फॉर्मेट थोड़ी बेटर है, स्क्रीन पर इतनी अच्छी नहीं है। पेन पर मतलब प्रॉपर पेपर पर लिखो तो थोड़ी बेटर हो जाती है, राइट? बट कभी आप नोटिस करना, धीरज सर की हैंडराइटिंग मोतियों जैसी हैंडराइटिंग है। इनफैक्ट उनके रजिस्टर्स उनके अपने टाइम के यहाँ पर भी पड़े होंगे, कभी उनसे पूछ लेना, सर अपने रजिस्टर दिखाना। मतलब इतने साफ सुथरे नोट्स हैं। इवन मेरे अपने टाइम के कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के नोट्स अभी तक मैंने संभाल के रखे हुए हैं। मैं उनको खजाना समझती हूँ कि नहीं यार, बढ़िया तरीके से क्लास में नोट्स बनाए हुए थे। ये भी कोशिश कम करना, मतलब कुछ कुछ बच्चे कर लेते हैं तो मैं रोकती नहीं हूँ कि क्लास में तो फटाफट 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 कर लिया, घर जाके फिर साफ वाला काम करो। लेकिन तो आप कई बार ये करते हो बेटा, कई टाइम वेस्टेज है। देखो, घर जाके दोबारा करना, कोशिश करो क्लास में साफ सुथरा काम कर लो। कोई हमको यहाँ पर सुंदरता की जरूरत थोड़ी नहीं, लाल पेन हरा पेन ये कोई जरूरत नहीं है, स्केल से लाइनें खींचने कुछ नहीं। बेसिक हैंडराइटिंग जो आपकी है जैसी है, बस उसी में थोड़ा सा पेशेंस वाला काम करो। यहाँ पर मुझे आंसर बताने की कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ तो मैम चॉकलेट देगी, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से बात करो। नहीं, मैं चॉकलेट जरूर देती हूँ। वो होता है कई बार कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि हाँ, जो सही जवाब बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगी, वो अलग चीज है। बट हर क्लास में जल्दी आंसर बताने की, हर क्वेश्चन में ऐसा कुछ। टेक योर ओन टाइम इन कंप्लीटिंग द क्वेश्चन, प्रॉपरली राइटिंग द फॉर्मूला। क्योंकि जब हम चीज साथ के साथ कर रहे हैं तो देखो, साथ के साथ याद है। कल को जाके आपको 4 महीने बाद मेरा कोई भी कहा हुआ सेंटेंस आकाशवाणियों की तरह थोड़ी ना आएगा, मैम ऐसे कहती थी, मैम वैसे कहती थी। आपके सामने क्या है? आपके नोट्स। तो नोट्स को जितना साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन बनाओगे, आप ही के लिए अच्छा है। अदरवाइज मेरे जैसी कचरा हैंडराइटिंग वाले नोट्स रखोगे खुद ही, और बाद में खुद ही उसको देखने का मन नहीं करता कि खुद की गंदी सी राइटिंग है। कई बार खुद को नहीं समझ में आता 4 लिखे हैं 9 लिखा है, 3 0 लिखे हैं 2 0 लिखे हैं। प्लीज इसलिए अपनी तरफ से नीट एंड क्लीन प्रॉपर प्रेजेंटेशन, सारा फॉर्मूला, एवरीथिंग वो रखना है। ठीक, आगे जी सभी के पास आंसर? आपको लगता है कि आईसीआई ने ऐसा क्वेश्चन पूछना है पेपर में? भाई, ये आईसीआई का क्वेश्चन है। अच्छा, एक बारी नोटिस करना, क्या बुक में रेफरेंसिंग है किसी किसी क्वेश्चन के बगल में? आईसीआई स्टडी मटेरियल। मैं आपको बताऊं, जिन क्वेश्चन के बगल में आईसीआई स्टडी मटेरियल नहीं लिखा, वो आईसीएआई के क्वेश्चंस हैं। मेरे कोई अपने बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है। आईसीआई क्या करता था, 2018 से पहले वो स्टडी मटेरियल भी देता था, स्टडी मॉड्यूल जिसको हम बोलते हैं। एक देता था प्रैक्टिस मैनुअल नाम की चीज, मतलब हमने एज अ स्टूडेंट प्रैक्टिस मैनुअल भी किया हुआ है। प्रैक्टिस मैनुअल क्या होता था? कंपाइलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2018 के बाद उन्होंने मॉड्यूल सेम रख दिया, प्रैक्टिस मैनुअल डिसकंटिन्यू कर दिया। हम कहते थे कि मॉड्यूल में एक चैप्टर के बेरली 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के बेसिस पे बच्चे को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप सभी जानते हैं कि मॉड्यूल हर सब्जेक्ट का इतना परफेक्ट नहीं होता। देर आर लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। इसलिए आईसीआई के पुराने रिसोर्सेज के क्वेश्चन है बेटा। कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इसमें जो मैं आपको बोल दूं कि ये बीकॉम की किताब से आया है या किसी और कोर्स की किताब से आया है। सारे के सारे आईसीएआई के क्वेश्चंस हैं। बी इट आईसीआई के मॉड्यूल क्वेश्चन, बी इट कई कुछ कुछ में एग्जामिनेशन क्वेश्चन। बाय द वे, एग्जामिनेशन क्वेश्चन तो हम क्लास में वैसे ही सारे करते हैं। ठीक है, स्कैनर आप सभी को इशू हो जाएगा थोड़े टाइम में, सर ने बताया हो ना। स्कैनर मेज ताइस वालों, पता है स्कैनर क्या है? मेज ताइस वाले, नो व्हाट इज स्कैनर? इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो अलग से आपको इशू किए जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे अगर लगता है कि कोई एमटीपीस, आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर या आईसीआई के रिवीजन टेस्ट पेपर का कुछ अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है,
वो इधर डाल दूंगी, बट अल्टीमेटली घूम फिर के इट इज ऑल ICAI के क्वेश्चंस। तो ये नहीं सोचना कि जस्ट बिकॉज बगल में वर्ड लिखा हुआ है मॉड्यूल तो ये इंपॉर्टेंट है, ये करना है, बाकी छोड़ सकते हैं, छोड़ने वाला कुछ नहीं है। तो ये बेटा ICAI के क्वेश्चन है, उन्होंने किसी मॉक टेस्ट पेपर में डाला हुआ था, उनके प्रैक्टिस मैनुअल में भी सेम। ठीक है, तो ये नहीं सोचना इजी है तो नहीं है। ऑल राइट, थिंग इज वी आर गोइंग टू स्टॉप अ डिस्कशन हेयर, आराम से कल करेंगे इसको। देखो ऐसा है कि जो हमारे पास कुछ बच्चे यहाँ के फाउंडेशन रूट से भी हैं, जो मान लो फाउंडेशन ही पढ़ चुके हैं, साहिल सर से, धीरज सर से, कोई ऐसा बच्चा है? मई 27 में है बच्चे। तो अच्छा, मैं एक ये भी होता है कि जो जनवरी 27 वाले बैठे हैं उनकी तो काफी मन से एक ट्यूनिंग है विद साहिल सर एंड धीरज सर, क्योंकि मुझसे काइंड ऑफ बच्चे पहली बार मिलते हैं, थोड़ी सी मेरी शक्ल भी ऐसी है डरावनी सी, तो बच्चे पता नहीं क्यों ऐसे ना डरे डरे रहते हैं। ठीक है बेटा, मैं इतना बोलूंगी कि उस टर्म्स में इतनी अप्रोचेबल हूं कि आपका डाउट आया बिफोर 9 PM ऑन व्हाट्सएप, कोशिश ये है कि सेम डे डाउट आपका क्लियर होगा। छोटू छोटू डाउट है, व्हाट्सएप पे कभी भी पूछ सकते हो। लंबा चौड़ा डाउट है, लंबी चौड़ी डिस्कशन है, अगले दिन पे ले जाओ, अगले दिन मिलोगे मुझे, क्लास तो है ही, क्लास से पहले या क्लास के बाद पूछ लो। ड्यूरिंग दी क्लास, चलती हुई क्लास में अगर डाउट आ रहा है पूछो, हेजिटेशन नहीं रखनी कि मैम से ना क्लास के बाद पूछते हैं या ब्रेक में पूछ लेते हैं, ऐसा कोई हेजिटेशन नहीं, साथ के साथ क्लैरिफाई करना है। वो मेरे ऊपर होगा, मुझे लगा कि एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का डाउट क्लियर करने के लिए टाइम लग जाएगा और बाकी लोगों को वेट करना पड़ रहा है, तो मैं बच्चे को बोलती हूँ बेटा क्लास के बाद डिस्कस करते हैं। वो इट इज अप टू मी टू डिसाइड कि बच्चे का डाउट इन दी सेम इंस्टेंट क्लियर करना है या थोड़ा बाद में क्लियर करना है, बट पूछने वाला इनिशिएटिव आप ही का होगा। ठीक है, यहाँ पर सभी बच्चों की शक्लें ऐसी एक्सप्रेसिव नहीं होती, कुछ कुछ बच्चों की शक्लों पे आ जाता है जी कि नई बात समझ में आई तो मैं किसी और तरीके से एक्सप्लेन कर दूं, बट कुछ कुछ शक्लें मेरी जैसी भी होगी, पोकर फेस है ही नहीं कुछ शक्ल पे, खुशी है या गम है कुछ नहीं पता चलता। तो स्पेशली उन बच्चों से तो रिक्वेस्ट है कि बेटा जब भी कोई डाउट है, बिना हेजिटेशन के, सारे आपके जैसे लोग ही बैठे हैं यहाँ पे, बिना हेजिटेशन के चीजों को पूछना है। जितने डाउट हैं साथ के साथ क्लियर करोगे तो ठीक है, अदरवाइज पेंडिंग रखोगे तो जुड़ती जाती हैं चीजें, फिर भूल भी जाते हैं, ये भी डाउट था वो भी डाउट था, फिर 3 महीने बाद याद आ रहा होता है, तो ऐसा कोई स्कोप रखना नहीं। हाँ, क्लास का डेकोरम बनाते हुए इफ देर इज अ डाउट आपको आवाज नहीं लगानी, आपने हैंड रेज कर, दैट्स इट, इतना सही काम कर। क्या? हाँ जी। आपने स्टेट वाटर का रिप्लेसमेंट इस क्वार्टर में हो रही है, पिछले क्वार्टर की सेपरेशन की रिप्लेसमेंट इस क्वार्टर में हो रही है, यस। और अगर हम की बात करें हम्म, तो ये अनफेयर नहीं हो जाएगा? अनफेयर क्यों हो जाएगा? सेपरेशन तो पिछले क्वार्टर में हुई। दैट्स फाइन, अनफेयर की बात नहीं है। देखो, इट इज अबाउट कि अगर मैंने फॉलो ही रिप्लेसमेंट मेथड किया हुआ है, ठीक है, ऑब्वियसली एन ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू पिक ओनली वन मेथड आउट ऑफ दीस 5, राइट? मैंने अगर फॉलो ही रिप्लेसमेंट मेथड किया हुआ है तो मैं अपना जो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करूंगी, लास्ट ईयर का रिप्लेसमेंट मेथड वर्सेस इस साल का रिप्लेसमेंट मेथड, या इंडस्ट्री फॉलो कर रही है रिप्लेसमेंट मेथड को, तो मैं भी रिप्लेसमेंट मेथड ही कैलकुलेट करूंगी। इट्स नॉट कि नहीं जी सेपरेशन काउंट हो गई थी पिछले क्वार्टर में। अगर आप रिप्लेसमेंट मेथड ना फॉलो करके सेपरेशन मेथड में चल रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री भी सेपरेशन फॉलो कर रही है, फिर आप भी सेपरेशन फॉलो करो, फिर आपके लिए रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता। अगर आपने रिप्लेसमेंट मेथड फॉलो करना है या इंडस्ट्री भी रिप्लेसमेंट फॉलो करे, फिर आपके लिए सेपरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता। ये चीजें, हाँ जी, वन कंपनी इज गोइंग टू कैलकुलेट टर्नओवर रेट अकॉर्डिंग टू वन मेथड ओनली। वो ये थोड़ी ना बोलेगी सेपरेशन की तरफ से 5 है या रिप्लेसमेंट की तरफ से 3 है। वो कर भी लेते हैं, हमारा अकेडमिक कॉन्सेप्ट है, बट उसे कंपैरिजन नहीं हो पाएगा ना, मेरा 5 अच्छा है या बुरा है, या मेरा 3 रिप्लेसमेंट वाला अच्छा है या बुरा है, अच्छा बुरा के लिए कॉमेंट कहाँ से आएगा, वो कंपैरिजन कहाँ से आएगा, कंपैरिजन विद इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री का बताओ, सो इंडस्ट्री के लिए भी सेम नॉर्म्स अप्लाई करते हैं, और रेस्ट ऑफ द फर्म्स इन द इंडस्ट्री उनके लिए भी तो पॉसिबल है कि सेपरेशन हो गई पिछले क्वार्टर में और उसकी जगह लेने कोई अगले नेक्स्ट क्वार्टर में आ रहा। इट्स फेयर फॉर ऑल, मैंडेट हो जाएगी पॉलिसी का। ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन एनुअल बेसिस, यू जस्ट डिड एनुअल बेसिस, चेक करो। ठीक है, इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस ऑल्सो, ये भी पॉसिबल है। ऐसा कुछ प्रेफरेबल नहीं, कुछ प्रेफरेबल नहीं, सारे तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस भी चले। हाँ जी बेटा, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली तो सारी चीजें डिफरेंट है। प्रैक्टिकली तो चीजें कुछ और ही चलती है, वो तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट छोड़ो, आप टैक्सेशन उठा लो, जो आप टैक्सेशन पढ़ रहे हो ना,
प्रैक्टिकली आर्टिकलशिप में उसको अलग बोलोगे। यहाँ पे तो आप क्या बोलते हो, जो बच्चे टैक्स पढ़ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा कंपटीशन बनाते हो, इतना टैक्स बना जी, इनकम इनकम आई टैक्स बना। प्रैक्टिकली क्या होता है, क्लाइंट आता है, मैंने इतना टैक्स ही देना है, तुम उसके हिसाब से इनकम बनाओ, ये चलता है। हाँ, सर से पूछ लेना, सर की भी तो प्रैक्टिस रह चुकी है। क्लाइंट आके कहता है मेरे को अगर अपनी तरफ से टैक्स देना, मैं 2,000 के ऊपर नहीं दूंगा, तुम इनकम उस हिसाब से तैयार करो। प्रैक्टिकली तो बहुत चीजें लग चलती हैं। तो ये ना छोड़ो, प्रैक्टिकली वो प्रैक्टिकली ये, अकेडमिकली फिलहाल जो चीजें चल रही हैं। बट हाँ, प्रैक्टिकली मैं इतनी चीजें बोलूँ, यस एवरी फर्म वुड लाइक टू कैलकुलेट टर्नओवर रेट, बट ऐसे वो मेथड के पीछे नहीं बढ़ती, दे टेक द नंबर्स। ऑब्वियसली वो नंबर्स की 1,000 है, 1,000 में से 50 चले गए, तो ये दैट्स इट। ठीक, ऑल डन, एनीथिंग एल्स? चलिए जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।